class, as we all know that this is a class of learning short tricks of Bare Act provision of Indian Evidence Act, and in our last class we have covered till section 114A, and today we will start again with the provision of estoppel which is given under section 115. ठीक है, तो हमने इसके पहले हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे कि 114A तक तो हमने कवर कर ही लिया है, जिसके अंदर रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, प्रिजम्पशंस एंड सो मैनी थिंग्स बहुत सारे कवर कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टॉपल से. तो स्टॉपल्स का सबसे पहले तो हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो स्टॉपल होता है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉज के ऊपर ही एप्लीकेबल है. ठीक, ये एक एक्सेप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि ये क्रिमिनल लॉ पे अवेलेबल नहीं होता है, ये सिर्फ सिविल लॉ पे ही अवेलेबल है. तो स्टॉपल का जो लिटरल मीन होता है ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू स्टॉप. ठीक, मतलब किसी चीज़ को रोक देना. तो इसमें क्या बोला गया है कि व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ. मतलब जब कोई एक पर्सन अपने डिक्लेरेशन से, अपने एक्ट से या अपने ओमिशन से इंटेंशनली किसी दूसरे पर्सन को ये बिलीव कराता है कि हाँ ये सच है, मतलब कोई थिंग ऐसा या कोई एक्ट ऐसा कि वो सच है, और जो दूसरा पर्सन है यानी जो अनदर पर्सन है वो उस पर एक्ट करता है. ठीक, तो एक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बाद में अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं कि जब पहला पर्सन मुकरना चाहे अपनी बात से, तो ये जो स्टॉपल है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, ये चीज़ उससे डिनाई करता है कि अगर कोई पर्सन एक बार किसी दूसरे पर्सन को ये बिलीव दिला चुका है कि हाँ ये थिंग ट्रू है, ये एक्ट सच है, तो बाद में वो पर्सन अपनी बात से नहीं मुकर सकता है. ठीक, ना तो वो ना तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं. तो इसका जो मेन मीनिंग है वो स्टॉपल का यही है. ठीक है, और स्टॉपल जो होता है ये एक रूल ऑफ एविडेंस है और ये एक लौता एक ऐसा सेक्शंस है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है. ठीक, ये तो बहुत पहले ही हो गया था कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस आता है जो कि सब्सटेंटिव है, जो कि हमारे मतलब जो कि पार्टीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ को बताता है. तो वो है हमारा सेक्शन 115, मतलब 115 एक ऐसा मात्र सेक्शन है जो कि सब्सटेंटिव रूल को डिफाइन करता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये एक रूल ऑफ एविडेंस है. मतलब अगर इसके बिहाफ पे कोई वर्क होता है तो वो एक एविडेंस, मतलब बहुत ही अच्छा एविडेंस माना जाएगा. ठीक, तो ये इसका जो स्टॉपल है ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, तो इसका जो सबसे पहला जो केस था जहाँ से हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल इस्टेब्लिश हुआ, ये केस कौन सा था, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स. ये केस था हमारे 1837 का. ये यूके का केस है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए. डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि स्टॉपल का स्टैब किस केस से हुआ, या सबसे पहली बार कौन सा केस था जिसमें स्टॉपल बताया गया, तो वो है हमारा पिकर्ड वर्सेस सीयर्स में. ठीक है, और यही अगर इंडियन लॉ से बात करें तो वो है सोरुजुमुल एंड अदर्स वर्सेस द गैंजस मैन्युफैक्चर कंपनी. ये 1880 का केस है, यहाँ से हमारे इंडियन लॉ में स्टॉपल आया था. ठीक, तो इसका इतना इम्पोर्टेंट है. और स्टॉपल इज ए सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ एविडेंस. फिर हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक और है कि इस पे स्टॉपल जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं. तो नॉर्मली जो होते हैं स्टॉपल 3 काइंड्स के होते हैं. ठीक है, पहला होता है स्टॉपल ऑफ मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा होता है स्टॉपल बाय डीड, और एंड तीसरा होता है स्टॉपल बाय कंडक्ट और पायस. तो ये जो हमारा तीसरा है स्टॉपल बाय कंडक्ट और पायस, यही हमारा 115 में कवर होता है. इसके अलावा जो हमारा स्टॉपल बाय मैटर्स है, रिकॉर्ड्स, मतलब इसमें हम एज एग्जांपल ले सकते हैं सेक्शन 11 ऑफ द SCPC, जो कि रेस जुडिकाटा से बात करता है कि मतलब अगर एक सेम केस पे
अगर जजमेंट दिया जा चुका है, डिसीजन हो चुका है, तो सेम सूट सेम पार्टीज फिर से कोर्ट में वही चीज़ नहीं लेकर आ सकती हैं, तो वो उस जगह पे स्टॉप करता है, उसको बार लगाता है। तो ये हमारा है स्टॉपल बाय मैटर्स का ऑफ रिकॉर्ड्स का। ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्टॉपल बाय डीड। स्टॉपल बाय डीड ये इंग्लिश लॉ का प्रोविज़न है जो कि इंडियन लॉ में नहीं कवर होता है। ठीक है, और इसमें डीड का मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। फिर हमारा आता है स्टॉपल बाय कंडक्ट और पायस। तो पायस का जनरल मीनिंग क्या होता है कि बिफोर पब्लिक, स्टॉपल बिफोर पब्लिक। ठीक है, तो मतलब कंडक्ट मतलब अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट है जो कि आपने पब्लिक के सामने कह दिया, पब्लिक का मतलब मैं पार्टीज ही, अपने कंडक्ट से अगर आपने किसी पार्टीज को ये विश्वास दिला दिया है कि हाँ ये सच है, तो आप बाद में उससे मुकर नहीं सकते हैं। इसे ही कहते हैं हम स्टॉपल ऑफ कंडक्ट और पायस। ठीक है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि 2014 का है, प्रतिमा चौधरी वर्सेस कल्पना मुखर्जी। इसमें क्या बोला गया था, ऐसे ने एक्सप्लेन किया था कि रूल ऑफ स्टॉपल एंड हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल इज बेस्ड ऑन फेयरनेस। इसी के बिहाफ पे हम एक और डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल। तो इसमें देखिए मेन क्या होता है कि इसेंशियल्स क्या है कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल है, इसमें हम सिर्फ पास्ट की बात करते हैं या प्रेजेंट की बात करते हैं, क्योंकि कंडक्ट या तो पास्ट में हुआ होगा, डिनाई करेगा तभी जब वो पास्ट में हुआ होगा, या तो वो प्रेजेंट में कंडक्ट हो रहा है। ठीक, तो आगे चल के उसको डिनाई नहीं करेगा। लेकिन फ्यूचर जो कंडक्ट होता है वो हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी का एक्सेप्शन आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल, जिसमें नॉर्मल सी बात है कि प्रॉमिसरी है तो उसमें प्रॉमिस ही होगा। तो अगर कोई पर्सन है जो कि प्रॉमिस करता है किसी फ्यूचर कंडक्ट के लिए, किसी फ्यूचर इवेंट के लिए, तो वो बाद में उस बात से मुकर नहीं सकता है। नॉर्मल ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल के अंडर में आता है। ठीक, इसके बाद क्या है, जो हमारा स्टॉपल होता है वो प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड्स कंसाइंस के ऊपर होता है। और ये इसलिए इस रूल को बनाया गया ताकि इनजस्टिस ना हो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि पहले मतलब विश्वास दिला देंगे कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा, और बाद में जाके मुकर। स्टॉपल से रिलेटेड हम एक मैगजीन भी पढ़ते हैं जो कि है एलिगेंस कॉन्ट्रिया नॉन एस्ट ऑर्डिनेंस, मतलब अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। तो ये इससे रिलेटेड हो जाता है मैगजीन। और फिर हम आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ स्टॉपल पे, कि स्टॉपल जो होता है, पहली बात तो ये हमारे सिविल में लगता है, क्रिमिनल की तो उस पर बात ही नहीं हो रही है, तो वो सीधा सीधा इसका एक्सेप्शंस हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल है, यानी जो बार करने का हमें नहीं, मतलब जो कोर्ट का बार करने का एक डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो उसका पहला तो हमारा यही है कि क्रिमिनल केसेस में या क्वाज़ी क्रिमिनल केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल नहीं यूज़ होता है। दूसरा कहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ को पता हो सच। ठीक है, मतलब जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे का मतलब सच जानती हैं कि सच क्या है, तो किसी से ना छिपाना है ना कुछ करना है, तो वहाँ पे हमारा स्टॉपल नहीं यूज़ होगा। तीसरा हमारा एक्सेप्शन क्या है कि नॉट अप्लाई अगेंस्ट स्टैट्यूट और लॉ, मतलब किसी भी जो हमारे टेरिटरी में जो लॉज इन्फोर्समेंट में है उसमें स्टॉपल नहीं यूज़ होता है, उस पर किसी प्रकार का बार नहीं लगाया जाएगा। फिर कहाँ नहीं यूज़ होता है, जहाँ पे अल्ट्रा वायरस होता है डिसीजन का। और फिर गवर्नमेंट के जो सॉवरेन एक्ट वगैरह हैं वहाँ पे नहीं स्टॉपल लागू होता है। ये अगेंस्ट माइनर नहीं होता है। ठीक है, मतलब स्टॉपल हम माइनर के अगेंस्ट नहीं ला सकते हैं, और ये मेंटेनेंस के केस में भी अलाउ नहीं होता है। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जो एक्सेप्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन 116 में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं हो रही है, और इससे यही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 116 में यही बोला गया है कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टेनेंट जो होता है, जो किराएदार होता है, वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी ये नहीं डिनाई कर सकता है कि जो ज़मीन है या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ये लैंडलॉर्ड की नहीं है।
ठीक, तो ये हमारे 116 में है, तो यही सेम कंडीशन हमारा लाइसेंसी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। और इसमें ये भी है कि जो टेनेंट है वो टाइटल का क्वेश्चन कर सकता है, पर कब? जब उसका टेनेंसी एक्सपायर हो गया हो। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी जो टेनेंट है वो ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं राइज कर सकता कि लैंडलॉर्ड की नहीं है ज़मीन, ये मेरी है, या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा 116 होता है। 117 में स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। तो इसमें सीधा सीधा यही बताया गया है कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या उसमें बेली या लाइसेंसी जो होते हैं, तो उसमें ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज पर परमिट किया या जिसने एंडोर्स किया या जिसने उसमें साइन किया है वो अथॉरिटी में नहीं है। ठीक, मतलब अगर कोई आपके बिल ऑफ एक्सचेंज पे अगर साइन कर रहा है, वो एंडोर्स कर रहा है, तो वो अथॉरिटी में ही है, और इस जगह पे बेली हो या लाइसेंसी हो ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो अथॉरिटी में नहीं थे। तो 117 में नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर 9 में, जो कि बात करता है विटनेसेस से। ठीक है, विटनेसेस हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? 118 से 134 तक। तो सेक्शन 118 में क्या है? हु में टेस्टिफाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही बताया गया कि टेस्टिफाई हम किसको कर सकते हैं, मतलब इन द कोर्ट ऑफ लॉ कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि एज अ विटनेस लाए जा सकते हैं, एज अ विटनेस उनको टेस्ट किया जा सकता है। तो ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सबसे पहले तो यहाँ पे यही है कि सारे पर्सन एज अ विटनेस कॉम्पिटेंट होते हैं टेस्टिफाई के लिए, अनलेस यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है कि मतलब वो अंडरस्टैंडिंग उनकी ऐसा नहीं है कि वो पागल हों, उनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, उनको क्या आंसर देना है, इस चीज़ की उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। और या तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जैसे टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, मतलब या तो बहुत ज़्यादा बुढ़े हों तो उनको टेस्टिफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओल्ड हो जाते हैं, जैसे 80 ईयर्स 90 ईयर्स के ऊपर। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज को टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा डिसीज़। तीसरा है वेदर ऑफ बॉडी ऑफ माइंड, मतलब डिसीज़ का मतलब है कि यहाँ पे अनसाउंडनेस से आ जाएगा, उनको भी एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं लिया जाता है। और तीसरा है कि चाइल्ड को, ठीक है, तो चाइल्ड कहीं कहीं हम चाइल्ड को भी एज अ विटनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो सोचने समझने के काबिल हो, मतलब उसको पता हो कि हाँ कि हमारे सामने क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल के बच्चों को ले जाके खड़ा कर दीजिए तो वो हमारा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। मतलब एक मेच्योरिटी लेवल होती है, तो उसके अंडर में अगर बच्चे को समझ में आ रहा है कि हाँ उससे क्या पूछा जा रहा है, उसको क्या आंसर देना है, उसने क्या देखा, तो उस कंडीशन में एज ए एक्सेप्शंस हम चाइल्ड का विटनेस दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 118 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लुनेटिक की बात की गई है एक्सप्लेनेशन में, जो लुनेटिक मतलब जो अनसाउंड माइंड होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज़ प्रिवेंटेड, मतलब अनलेस कि वो उस बात को ना समझने लगे। मतलब एक होता है ना कि हाँ कोई पागल था फिर ठीक हो गया, तो पागल था तब तक वो टेस्टिफाई नहीं हो सकता, लेकिन जिस समय वो ठीक हुआ या वो ठीक हो गया है तो उसके बाद अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है तो वो एज अ विटनेस टेस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो 118 का इतना ही है। फिर हम आ जाते हैं अपने 119 पे। अब ये क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ था। ये कब हुआ था? 113 में। ठीक है, 113 से पहले यहाँ पे डंप विटनेस का कोटेशन था, लेकिन उसको चेंज करके यहाँ पे ला दिया गया विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, मतलब ऐसे विटनेसेस जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, यानी जो डंप होते हैं, जो हमको मतलब बोल नहीं सकते हैं, ऐसा माने क्या, वही जो नहीं बोल सकते हैं उन्हीं को सेक्शन 119 में रखा गया है, जिनको नॉर्मली हम डम विटनेस भी कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई जो डम विटनेस है यानी जो नहीं बोल सकता है, अगर वो एज अ विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो जो उसका एविडेंस होगा वो ओरल एविडेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका जो एविडेंस होगा वो एज अ ओरल एविडेंस अप्लाई किया जाएगा।
कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो ये हो गया 119 का। इसका अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 2013 में। इसके पहले इसको टर्म विटनेस कहा जाता था। इसका केस है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला का केस हो गया। एक केस है हमारा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन, और एक है आज़ाद खान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो हमारे क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में यही बताया गया है कि स्टेटमेंट मेड बाय जस्टिस में आल्सो बी कंसीडर्ड एज ओरल, क्योंकि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में क्या था कि जो लड़की थी उसका थ्रोट काट दिया गया था। तो वो जब उसका थ्रोट काट दिया गया तो वो जब भागती भागती आई तो उसने जेस्चर से बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो इस केस में वही बताया गया है कि जो जेस्चर किया गया है, यानी जो नहीं बोल पा रहा है, तो उसके जेस्चर को भी हम एज अ ओरल एविडेंस ही एडमिसिबल करेंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 120 में। 120 में क्या है? पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। तो यहाँ पे सिविल सूट और क्रिमिनल ट्रायल की बात की जा रही है। किससे रिलेटेड बात की जा रही है? वाइफ्स एंड हस्बैंड, यानी स्पाउसेस से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टीज टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, मतलब किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स में जो पार्टीज होती हैं या जो हस्बैंड वाइफ एज अ पार्टी हैं, मतलब जैसे होता है ना मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे यही बताया गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। यहाँ पे खिलाफ तो नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के बिहाव पे कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। फिर वही चीज़ हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी होती हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने प्रिविलेज कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 121 से लेके हमारा पूरा 129 तक किसके बारे में बताया गया है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन से। तो ये क्या होता है कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ या उसके बाहर, ठीक है, जिसको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप उसे आके कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रोवाइड करिए, क्योंकि ये जो होती है इसे आप ट्रस्ट के बेसिस पे मान लीजिए, क्योंकि अगर इसे इन चीज़ों को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा तो जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ का और जो हमारे जस्टिस का जो एक ट्रस्ट है वो डिनाई हो सकता है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये कुछ प्रोविजंस यहाँ पे लाए गए हैं, जिसका पहला है सेक्शन 121 जो कि बात करता है जजेस एंड मजिस्ट्रेट से। तो यहाँ पे क्या है कि जज और मजिस्ट्रेट कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको कंपेल नहीं किया जाएगा किसी भी आंसर को देने के लिए जब वो अपने एज अ जज एज अ मजिस्ट्रेट काम कर रहे होंगे। यानी अगर वो कोई डिसीजन दे रहे हैं या ट्रायल में कुछ बोल रहे हैं तो उनको ये नहीं कहा जाएगा, उनको ये कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसको आके बताइए। तो ये चीज़ उनको प्रिविलेज दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शंस भी हैं। वो कब एग्जामिन हो सकते हैं? जब एज अ प्रूडेंस मैन, मतलब जब वो अपने एज अ कोर्ट मतलब एज अ जज और मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे नहीं बैठे हैं और वो एज अ प्रूडेंस मैन है और उनके सामने कुछ ऑफेंस हो जाता है या कुछ कांड हो जाता है, तो उनको एज अ विटनेस अलाउ किया जाएगा कि उनके सामने जो हुआ हो वो आके, उनकी नॉलेज में जो भी हो वो आके कोर्ट के सामने बता सकते हैं। ठीक है, तो वो ये है हमारा 121 का प्रिविलेज। फिर हम आते हैं 122 में। इसमें क्या है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो यहाँ पे मैरिज के ड्यूरिंग में ही यहाँ पे कम्युनिकेशन बताई गई है और ये जो है ये हमारे पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा या किसी भी स्पाउसेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने मैरिजेस में जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है एज अ स्पाउसेस वो आके किसी दूसरे को डिस्क्लोज करें। और ये इसका जो एक्सेप्शंस है कब हो सकता है? वही चीज़ जब वो प्रोसिक्यूटेड हो, क्रिमिनल हो, क्राइम केसेस हो, तो इन कुछ एक्सेप्शंस में वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई मैरिड कपल है तो वो अपना कम्युनिकेशन डिस्क्लोज ना करे, ये कोर्ट इंश्योर करता है। तो ये हमारे सेक्शन 122 में दिया गया है। इसका जो इम्पोर्टेंट केस है वो है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि
द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द स्पाउसेस अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोहिबिटेड। मतलब जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो एक्ट हैं, जो कंडक्ट हैं, सिर्फ वही प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा जैसे मारपीट कर रहे हैं, क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं मना है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल है, ये एक क्राइम है। तो आप इन चीज़ों को आगे कोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछाता है कि राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेटेड है। और फिर दूसरा हमारा केस इंपॉर्टेंट है कि एमसी वर्गीस वर्सेस जे पोन्नन। तो इसमें ये है कि सेक्शन जो 122 है ये थर्ड पार्टी पे नहीं अप्लाई होता। मतलब अगर स्पाउसेस बात कर रहे हैं और अगर किसी तीसरे पर्सन ने सुन लिया तो वो एज अ विटनेस उसका एविडेंस लिया जाएगा, क्योंकि वो स्पाउसेस में नहीं इंक्लूड है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट केस है, इसके इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा 122 का, ये डोमेस्टिक पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो कंजुगल राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 123 में। इसमें क्या है, एविडेंस एज अफेयर ऑफ स्टेट। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो है सैल्यूलस पॉपुली सुप्रीमा लेस, मतलब पब्लिक वेलफेयर इज़ द हाईएस्ट लॉ। तो इस सेक्शंस में मतलब इस सेक्शन में यही प्रिविलेज है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कि अनपब्लिश्ड है और वो किससे रिलेटेड है, मतलब जो कि अनपब्लिश्ड है और वो रिलेटेड है स्टेट की 3 पर। इसमें क्या है कि एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। मतलब इसका तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैक्सिम है जो पूछा जाता है वो है सैल्यूलस पॉपुली सुप्रीमा लेस, मतलब पब्लिक वेलफेयर इज़ द हाईएस्ट लॉ। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड है, ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि अनपब्लिश्ड है और वो रिलेटेड किससे है, स्टेट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड जो कि अनपब्लिश्ड है और वो स्टेट अफेयर से रिलेटेड है तो उसे एज अ एविडेंस नहीं यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि वो एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए इन कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कैसे कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, वहाँ पे हमको डिपार्टमेंट ऑफ द हेड की, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब जिस डिपार्टमेंट का वो डॉक्यूमेंट है, वो रिकॉर्ड है, उसके हेड से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो एज अ एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये हमारा 123 में था। इसका मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा मैगजीन से ही क्वेश्चन आता है प्री में। फिर हमारा आता है 124। इसमें है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा किसी ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए जो कि उसने इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कहा हो। क्योंकि अगर ऐसी कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है कि गोपनीयता, अगर कोई ऐसा बात अगर फैल गई बाहर या पब्लिक में तो ये क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को सफ़र कर सकती है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट इससे सफ़र हो सकता है। तो इसलिए इसको एक प्रिविलेज दिया हुआ है कि पब्लिक ऑफिसर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर वो इन द ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में सारे काम कर रहे हैं तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। फिर हम आते हैं 125 में। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस या तो एक्सप्लेनेशन में हमारा रेवेन्यू ऑफिसर भी बताए गए हैं, यानी मजिस्ट्रेट, पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं ना कि जैसे खुफिया उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कोई ना कोई। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिल रही हैं, ये डिस्क्लोज करने के लिए उनको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट, पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर के कम्युनिकेशन को प्रिविलेज दिया हुआ है अंडर सेक्शन 125 में। अब आता है हमारा 126। यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो हमारा बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील, एडवोकेट्स, ये सारे आते हैं। और यहाँ पे यही बोला गया है कि जो वकील होते हैं वो अपने क्लाइंट के साथ क्या कंसेंट कर रहे हैं, क्या मतलब उनसे पूछ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये क्यों, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों नहीं की जाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा किया जाने लगा कि वकील खुद ही आके अपने क्लाइंट की पोल खोल रहा है तो क्लाइंट
अपने एक्ट को एक्सप्रेसली नहीं बोल पाएगा ना, उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए कि वो अपना कम्युनिकेट फ्रीली कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को वकील के सामने फ्रीली रख सके, उसके लिए ये 126 जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से बात करता है यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे उनकी जो बातें होती हैं, जो क्लाइंट और वकील के बीच में बातें होती हैं, उनको प्रिविलेज दिया गया है कि वो चाहे जो भी बातें करें उनको कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कोई इलीगल पर्पस के लिए कम्युनिकेशन की जा रही है और ये फ्यूचर होगा। कोई इलीगल की आप मतलब एक के लिए तो आप कोर्ट में आए हो और दूसरा आप करने जा रहे हो, है ना, तो उस जगह पे वकील चाहे तो डिस्क्लोज कर सकता है। और दूसरा क्या है, या तो फ्रॉड के लिए, अगर वहाँ पे क्राइम हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है और वकील को ये लगता है कि इससे उसको नुकसान हो सकता है, जस्टिस को इफेक्ट आ सकता है, तो इस कंडीशन में भी वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने मतलब इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये प्रोवाइडेड है ना, तो ये हमारा एक्सेप्शंस है जो कि 2 दिया हुआ है। ठीक, फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 27 में। तो 126 और 127 को हम रीड विथ करते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो 126 का जो हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ये अप्लाई होता है किन किन का, इंटरप्रेटर के ऊपर, या क्लर्क हो, या सर्वेंट हो, बैरिस्टर, मतलब कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, हम एक तरफ से कह सकते हैं, उनके ऊपर ये सेक्शंस अप्लाई होता है। ठीक, और यहाँ पे फिर हम आते हैं अपने सेक्शंस 128 में। यहाँ पे प्रिविलेज नॉट वेव बाई वॉलंटियरिंग एविडेंस, यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ सबसे पहले तो यही पूछा था कि वेवर ऑफ प्रिविलेज कहाँ दिया हुआ है, तो 128 में। और यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी पार्टी खुद से ही एविडेंस प्रोड्यूस कर रही है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वकील है उसको सीधा सीधा रास्ता मिल गया है कि वो अपने क्लाइंट की बातों को डिस्क्लोज करे। ठीक है, मतलब अगर पार्टी और कर कब सकती है, जब पार्टी खुद कंसेंट दे तब ही कर सकती है, नहीं तो वकील नहीं कर सकते हैं, उनको इसके लिए मना किया गया है या रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन प्रिविलेज कांट बी क्लेम्ड, मतलब प्रिविलेज जो होता है हमारे, ये जितने भी हम कम्युनिकेशन की जो प्रिविलेज की बातें कर रहे हैं, ये कब क्लेम नहीं की जा सकती है, व्हेन द क्लाइंट गिव कंसेंट, क्लाइंट खुद ही कह रहा है कि मेरी बातों को जाके बता दीजिए, तो वहाँ पे कंसेंट है भाई, तो कंसेंट है तो ये प्रिविलेज नहीं है। दूसरा क्या है कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स इनटू द हैंड ऑफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी, 2 लोग बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सुन ली, अब वो थर्ड पार्टी अगर एज अ ओरल एविडेंस जाके कोर्ट में प्रोड्यूस हो जा रही है, तो वो भी वहाँ भी प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है और वो उन दोनों के बीच में उनका कोई एज सच रिश्ता नहीं है। और तीसरा क्या है कि when a lawyer sues the client for professional purpose, मतलब पर्पस, मतलब ये जो इलीगल है या फ्रॉड है, अगर इस बेस पे अगर जो वकील है अगर ये सू करता है अपने ही क्लाइंट के ऊपर, तो वहाँ पर भी प्रिविलेज नहीं हो सकता है, यानी वकील चाहे तो अपने कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये हमारा हो गया 128 का सिंपल सा फंडा। फिर हम आते हैं 129 में, क्या है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब देखिए हमने अभी तक जितने भी बातें की वो प्रोफेशनल से रिलेटेड थी, यानी वहाँ पे पुलिस, मजिस्ट्रेट, वकील, रेवेन्यू ऑफिसर, इन सब की बातें की गई। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है ये एक तरफ से क्लाइंट को ही दी जा रही है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी क्लाइंट है या कोई भी पर्सन है, अगर वो लीगल एडवाइज़र से कोई भी बातें कर रहा है जो कि प्रोफेशनल है, तो वो बातें कोर्ट में नहीं एज अ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की जा सकती हैं। कब तक, जब तक कि वो खुद को एज अ विटनेस, जैसे एज अ विटनेस कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, 100 वहाँ पे 315 ऑफ CRPC में, है ना, वहाँ पे खुद ही एक्यूज कहता है कि हाँ मैं विटनेस बन जाऊँगा, क्लाइंट कहता है कि मैं विटनेस बन जाऊंगा। ठीक है, तो वो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू हो रही है कि अगर पार्टी खुद ही कह दे रही है कि मैं अपने ही केस में विटनेस बन रहा हूँ, तो फिर कोई बात नहीं तो अगर कोई भी ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है जो कि क्लाइंट और लीगल एडवाइज़र के बीच में है, तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि क्लाइंट जो है उसको डिस्क्लोज ना करे। तो ये हमारा 129 का आ जाता है। इसका जितने भी इसके सेक्शंस हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं।
मेंस के पर्पस से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री से यहाँ पे सीधे सीधे सेक्शन बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है हमारा 130। 130 में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डेट्स ऑफ विटनेस नॉट टू पार्टी। मतलब नो विटनेस हु इज़ नॉट अ पार्टी टू सूट। मतलब कोई भी ऐसा विटनेस, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस सूट का पार्टी नहीं है, वो अलग से ही विटनेस लाए जा रहे हैं, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप इस टाइटल डेट को प्रोड्यूस करिए कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब आप जो जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया जो कि प्लेज से रिलेटेड है या जो मॉर्गेज से रिलेटेड है, और वो पार्टी उस डिस्प्यूटेड सूट का पार्ट नहीं है, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप उसको प्रोड्यूस करिए। लेकिन ये एक्सेप्शंस में कब आ जाता है, जब कि वो पहले ही एग्रीड कर रहे हों इन राइटिंग। मतलब केस के पहले ही अगर इन राइटिंग में एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ में हुई हैं, विटनेसेस में हुई हैं, तो यहाँ पे उसको कंपेल किया जा सकता है कि आपने इसे राइटिंग में किया है और आप इसे प्रोड्यूस करिए। तो ये हमारा 130 में ये इतना सिंपल सा है। और इसका इंपॉर्टेंट ये है कि 130 जो होता है ये हमारे सिर्फ सिविल मैटर में ही यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा टाइटल डेट की बात की जा रही है, डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, और टाइटल डेट्स कहाँ होते हैं, सिविल केसेस में होते हैं। फिर आते हैं 131 में, सेम टू सेम वही बात है, बस यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जोड़ दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, वो नहीं प्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कंपल नहीं किया जा सकता है किसी भी पर्सन को प्रोड्यूस किया जाने के लिए, जब तक कि वो इन राइटिंग में पहले से ही एग्रीड ना हो। अगर पहले से उसने एग्रीमेंट में लिखा हो कि हाँ मैं प्रोड्यूस करूँगा, या कुछ ऐसा उनके बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ हो, तो बात अलग है, नहीं तो उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को या इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करिए, यानी वो मना कर सकता है। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन 132 में, जो कि बात करता है विटनेसेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनल। मतलब से ये रीड विथ करते हैं हम अपने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से, जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट विटनेस, देखिए इसका जो मेन डिफरेंस है आर्टिकल 23 में और सेक्शन 132 में, तो ये है कि हम इंडियन एविडेंस की 132 में किसकी बात कर रहे हैं, विटनेस की। यहाँ पे एक्यूज्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विटनेस की बात हो रही है कि अगर कोई विटनेस है तो वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, या उसको ऐसा कंपेल नहीं किया जाएगा कुछ भी बोलने के लिए जिससे वो खुद ही क्रिमिनल बन जाए। मतलब वो अपने बचाव के लिए अगर कुछ झूठ बोल रहा है या कुछ जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, तो उसके लिए उसको लायबल नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ विटनेस की बात हो रही है। लेकिन जब हम आर्टिकल 23 क्लॉज 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्यूज्ड और विटनेस दोनों ही आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक्यूज्ड को भी इंक्लूड कर लिया जाता है कि अगर एक्यूज्ड जो होता है वो अपने अगेंस्ट अगर कुछ नहीं बोल रहा है या अपने स्टेटमेंट में कुछ गलत बोल रहा है अपने आप को सही साबित करने के लिए, तो उस जगह पे हम उसको लायबल नहीं किए करेंगे, क्योंकि हर इंसान को एक राइट्स है अपने आप को बचाव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर किसी के पास भाई राइट है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है 132 में, इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम आते हैं 133 में। ये इसमें क्या है, एकम्प्लिस। अब एकम्प्लिस मतलब क्या होता है, क्राइम इन पार्टनर, सीधा सीधा मतलब जो आपको जो क्राइम करने के लिए आपका साथ दिए हों, उसे ही हम नॉर्मल क्या उसको ही हम लीगल लैंग्वेज में एकम्प्लिस कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि एकम्प्लिस कौन है, क्या होता है, उसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सीधा सीधा इसको कॉम्पिटेंट विटनेस बता दिया गया है, ठीक। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एकम्प्लिस का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, या दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो एकम्प्लिस का डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया है। इसमें बस ये बताया गया है कि जो एकम्प्लिस होता है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, किसके अगेंस्ट, एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, ठीक। यानी होता है ना कि जब हम सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, तो एक जो होता है वो मेन मर्डर किया होता है, एक जो होता है वो देखभाल मतलब देखता रहता है कि कोई आ नहीं रहा है ना। 3-4 लोग मिलकर अगर कुछ कांड करते हैं, तो वहाँ पे जो मेन एक्यूज्ड पर्सन होता है वो तो भाग गया, लेकिन कोई पकड़ा गया, कोई किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, तो उससे वो डील करती है कि आप जो रियल इसका एक्यूज्ड है आप उसके बारे में बता दीजिए, हम आपकी सज़ा कम कर देंगे।
है ना। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं, तो अगर वहाँ पे जो एकम्प्लिस है अगर उसने कुछ एक्यूज्ड पर्सन के बारे में बोल दिया तो वो एक एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस ही इंक्लूड किया जाएगा। और उसका कन्विक्शन सिर्फ इसलिए लीगल नहीं होगा कि जो टेस्टिमनी है एक्म्प्लिस की वो अनकोरोबोरेटेड हो रही है। आपके फैक्ट जो हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनसे अगर अनकोरोबोरेटेड हो रही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी जो एक्म्प्लिस अगर वो बोला है तो वो सही ही बोला होगा, ऐसा माना जाता है अंडर सेक्शन 133 में। लेकिन इसका एक्सेप्शंस है। अब इसका एक्सेप्शंस क्या है, या हम मतलब इसका अपोजिट ही कह लें, वो आते हैं हमारे 114 के इलस्ट्रेशन बी में, है ना। तो हम, हाँ ये रहा, ये भी जो है ये भी अकम्प्लिस के बारे में ही बात करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी टू ट्रीट, मतलब यहाँ पे जो अकम्प्लिस है उसको अनवर्दी बता दिया गया, उसको विश्वास के पात्र ही नहीं बताया गया है। जबकि 133 में क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पे कॉम्पिटेंट विटनेस है, मतलब दोनों प्रोविज़न आपस में ही लड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे अकम्प्लिस को ये बताया गया है कि उसका जो क्रेडिट होगा वो अनवर्दी है, यानी वो विश्वास के पात्र नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक कि वो कोरोबरेट ना हो जाए किसी भी मटेरियल फैक्ट से। यानी अगर जो उस क्राइम इन पार्टनर्स ने जो बोला है कि उस पर्सन के बारे में, अगर वो कोरोबरेट करता है किसी भी मटेरियल फैक्ट से जो कि केस से रिलेटेड है, तो हम उसको एविडेंस मान लेंगे, मतलब कोर्ट में प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ ये सच है, नहीं तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक सीधा सा एक विवाद हो जाता है कि सेक्शन 133 को माने से ही कि 114 के इलस्ट्रेशन बी को माने से ही। तो नॉर्मल सा इसका अकम्प्लिश है जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 133 में कॉम्पिटेंट विटनेस है और 114 में ये एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं दिया जाता है, मतलब वहाँ पे कोरोबरेशन जरूरी होता है। 133 में इतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं 134 में, जो कि बात करता है नंबर ऑफ विटनेसेस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोविज़न बेस पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ है, मतलब आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक कितने भी विटनेस ला सकते हैं। बस शर्त यहाँ पर ये है कि जो विटनेस होंगे वो कोरोबरेट होने चाहिए, वो रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब केस कहीं और का चल रहा है, विटनेस कहीं का और ले आओ, है ना। तो ये चीज़ें नहीं चलती है नॉर्मली कोर्ट में, वो तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ विटनेसेस, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया गया है, बस एक ही काफ़ी है। किसी भी केस को प्रूव करने के लिए एक ही विटनेस काफ़ी है, और किसी भी विटनेस को प्रूफ नहीं, मतलब अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसके कितने भी विटनेसेस ला सकते हैं। तो ये हमारा 134 में इतना बताया गया है। फिर हम 135 जो कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बात करता है, चैप्टर 10। अब इसको हम कल कवर करेंगे अपना। यहाँ तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।